एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी। ओके, अगर आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ मैक्रो के एंड इंडियन इकोनॉमी आई एम टीचिंग, तो यू कैन गो एंड स्टडी द चैप्टर्स इन अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड सेकेंडली, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज चाहिए इन चैप्टर्स की, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। मैंने क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ाई है, हिस्ट्री पढ़ाई है, पॉलिटिकल पढ़ाई है, ज्योग्राफी, सोशलॉजी। आई हैव टॉट ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज क्लास 11th एंड 12th, यू कैन गो एंड स्टडी। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन यू कैन चेक। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 12th ह्यूमैनिटीज, ओके, इंग्लिश का भी, इनफैक्ट ईच एंड एवरी चैप्टर्स नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर्स, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माई इंस्टाग्राम ID। नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ स्टूडेंट लैंग्वेज, हैंड रिटन भी है, टाइप्ड भी है, तो जो आपको अच्छा लगे आप जाके ले सकते हो। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पेस्ट कर दिया है, सो यू कैन गो एंड एक्सेस द नोट्स दैट आर इन अ स्टूडेंट लैंग्वेज, सो दैट तुम उससे लर्न कर सको। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉवर्टी। ठीक है, तो आई नो दैट इंडियन इकोनॉमिक्स बच्चों को डिफिकल्ट लगने लग गई है इस टाइम पर, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। अब देखो भाई, पॉवर्टी के बारे में हम इंडियन इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर के पास में वी हैव सीन पीपल, बेगर्स को हम देखते हैं, या फिर जब हम मार्केट जाते हैं तो वी कैन सी दैट छोटी छोटी दुकान लगा के कभी सड़क पे, कभी ठेलों पे लोग घूम रहे होते हैं, एंड उनको हम बेसिकली कहते हैं यार ये कितना गरीब है। सर्दी में ये लोग, इनको ठंड झेलनी पड़ती है और गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट वेदर को झेलना पड़ता है, तो इनकी लाइफ में कोई कंफर्ट नहीं है, हम उनको गरीब कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिस्ट गरीब किसको कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो गरीब हम अपने घर पे जो हमारे सर्वेंट आते हैं उनको भी कहते हैं यार ये गरीब है, बट इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में गरीब किसको बोला गया उसको हम स्टडी करेंगे। एंड इंडिया में भाई गरीबी हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो काम अभी से नहीं, इंडिपेंडेंस के टाइम से चल रहा है। तो क्या काम चल रहा था, दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं चैप्टर के। तो इंडिया का मेजर एम, आज से नहीं हमेशा से ही मेजर एम क्या रहा है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जिस दिन अंग्रेज हमें बुरी हालत में छोड़ के चले गए थे, ठीक है, तो क्यों बुरी हालत में क्यों छोड़ के गए थे? बिकॉज दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया टू एन एक्सटेंट। ठीक है, तो हमें एक्सप्लॉइट करके वो चले गए और हम बहुत गरीबी में थे उस समय पे। तो जब वो हमें गरीबी में छोड़ के चले गए, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने भी अपनी स्पीच में यही बोला था दैट येस, हमें अपने आप को रूल करने की अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, बट हमारे सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, इस गरीबी को हटाने का। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज है जिस 2 बातों पे फोकस करा गया था कि प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स। अब देखो गरीबी हटाएंगे कैसे, कि हर एक इंसान को मिनिमम बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए। मिनिमम बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, बट अब इसमें 2 चीज और ऐड हो गई है, एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। ठीक है, तो रोटी खाना, योर ईट फूड, और लाइवलीहुड, और योर हाउस, और योर लिविंग कंडीशंस, और योर एजुकेशन एंड योर हेल्थ। तो बहुत सारी चीज़ें अब इसमें ऐड हो चुकी हैं दैट अगर किसी की मिनिमम बेसिक नीड्स जिसके पास है तो हम उसको गरीब नहीं कहते। सेकेंड वॉज दैट पॉवर्टी में जो इंडिया चैलेंज है, ये मतलब कि पॉवर्टी क्या सिर्फ इंडिया का ही चैलेंज है, लाइक ओनली इंडिया इज फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ पॉवर्टी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मेनी एंड मेनी पुअर पीपल। ठीक है, तो वर्ल्ड में अगर देखें तो देयर आर 300 मिलियन पीपल जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती है, और तभी हम उनको क्या कहते हैं, दैट दे आर पुअर। उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो वो पुअर है। तो खाली इंडिया में ही गरीब लोग नहीं है, बाकी देशों में भी बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, तो अब क्या करा गया, हमारा स्टार्टिंग से ही जैसे इंडिपेंडेंस मिला तो हमने कहा था भैया अब गरीबी हटानी है। हमारे 5 years प्रोग्राम बनाया, तो हमने अंत्योदय पे फोकस करा। अंत्योदय मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे फोकस करने की कोशिश करी कि ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है इनकी लाइफ को अच्छा बनाया जाए एंड इनको मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में लेकर आया जाए। मेन स्ट्रीम मतलब दैट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनको दी जाए। फूड, लाइवलीहुड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, मिनिमम नीड्स इन लोगों को प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर का मिल गया है। नाउ द पॉवर्टी हैज़ मेनी डायमेंशन। देखो पॉवर्टी एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट नहीं है जानना, कि अगर हम कह दें कि ये इतने पैसे कमा रहा है तो ये गरीब है, इतने नहीं कमा रहा है तो ये अमीर है, खाली ये बात नहीं है। पॉवर्टी के और भी बहुत डायमेंशन होते हैं, लाइक एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, हाउस अच्छा है या नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है या नहीं है।
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है हमारी पॉवर्टी के, तो उन सबको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कुछ डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी जो हम देखते हैं वो है लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, कितनी इनकम है और कंजम्पशन कितना है, सोशल इंडिकेटर्स दैट लाइफ सोशली कैसी चल रही है, वल्नरेबिलिटी टू रिस्क, यानी कि अगर एकदम से कोई रिस्क आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई उनके ऊपर, तो क्या वो उससे अपना बचाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सेस। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। नाउ लेट्स सी हु आर द पुअर। तो मेनली हम इंडिया में बात करेंगे भैया अब ये पुअर लोग है कौन। अब इतना बड़ा चैप्टर हम पुअर्टी के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड नो दैट ये पुअर लोग है कौन। तो इंडिया में अगर बात करें तो हमें एक अन्नू एंड सुधा की स्टोरी बता रखी है, मेनली पुअर पीपल की स्टोरी है ये, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो अपनी बुक में से, बहुत छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो पुशकार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर वेंडर्स, रैक पिकर्स, इन सबको हम मेनली गरीब कहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अब जो पुअर पीपल होते हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है, भाई हम ये गरीब है, कैसे करते हैं। अब अमीर को तो कहते हैं भैया बंगला है इसके पास, BMW है इसके पास, ये अमीर है, बट पुअर पीपल को हम कैसे कहते हैं कि ये पुअर है। तो मेनली एसेट्स की बात करी जाए, एसेट्स इनके पास कैसे होते हैं, कोई कच्चा हाउस होता है, और जो कोई बहुत पुअर होते हैं उनके पास कच्चा हाउस भी नहीं होता, झोपड़ी भी नहीं होती, वो सड़क पर बिना ड्वेलिंग के रहते हैं। दे आर लैंडलेस, अगर रूरल एरियाज में जाओ तो दे आर लैंडलेस, एंड वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, उनको 2 टाइम्स की मील भी नहीं मिलती है। तो अब जब आप एनसीईआरटी में से चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। उनका की फीचर क्या है आपको 1 मार्कर में आ गया, यू नो दैट एग्जाम का पेपर पैटर्न बदल गया है, बीच बीच में से क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम होल चैप्टर, तो चैप्टर को फुल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पॉवर्टी, स्टारवेशन एंड हंगर। ये लोग हमेशा भूखे सोते हैं, कभी कभी कोई दिन होता है जिस दिन इनका पेट भरा होता है एंड दे आर स्लीपिंग, ठीक है। एंड मेन क्या है इनका की फीचर, पॉवर्टी एंड हंगर का, स्टार्वेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनको बेसिक लिटरेसी नहीं मिलती है, ना ये स्कूल जाते हैं और कोई इनको स्किल्स नहीं मिलती है, दे आर अनएम्प्लॉयड, मैल न्यूट्रिशन, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी, सीरियस इलनेस, फिजिकली वीक होते हैं, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन होते हैं, खाना नहीं खाते तो मैल न्यूट्रिशन है, इल हेल्थ, तबियत खराब रहती है क्योंकि सैनिटेशन कंडीशन नहीं होती, गंदे घरों में रहते हैं, कभी कभी डिसेबिलिटी हो जाती है क्योंकि इनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आगे बच्चे होते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, और फिजिकली दे आर वेरी वीक, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे हमने देखा जब गरीब लोग होते हैं, कभी घर में शादी करनी हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो वो मनी लेंडर से जाके पैसा ले लेते हैं। वो मनी लेंडर्स इनसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि कभी ये उस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में से बाहर ही नहीं आ पाते। हमने कई सीरियल्स देखे हैं, हमने कई बार मूवीज़ में देखा है, दिखाती हैं वो मनी लेंडर वो गरीब से पैसा लूट लेता है और फिर उससे रोज़ हर महीने इतना इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है कि वो बेचारा अपनी गरीबी में से बाहर ही नहीं आ पाता है। एंड ये इन डेप्ट में रहते हैं, ये कर्जे में पड़ जाते हैं, इनके पास ना फूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर भी इनके लिए एक लग्जरी टाइप की चीज़ होती है, रनिंग वाटर, टैप खोला वाटर आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए ये सब क्या है, बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो दीज आर द पुअर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इनफैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब व्हाट आर पुअर्स, ठीक है। तो फुल ऑन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये सब की फीचर्स हैं हमारे पुअर्स के, ठीक है। तो अब इकोनॉमिस्ट ने सोचा भैया अब ये पुअर पीपल हैं, तो पुअर पीपल को हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो ओनरशिप ऑफ एसेट के बेसिस पे पुअर पीपल को कैटेगराइज करा गया कि इनके पास कैसे एसेट्स हैं। तो अगर हम रूरल पुअर की बात करें तो रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास कोई हाउस होल्ड्स नहीं है, जो टेनेंट्स है, दूसरों के फार्म पे काम करते हैं, या फिर सीजनल वर्कर्स, इनको हमने पुअर बोला। एंड अगर हम अर्बन पुअर की बात करें तो मेनली जो रूरल एरियाज के गांव के गरीब लोग होते हैं, यही एट टाइम्स अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, लाइक वेंडर्स बन जाते हैं, ये पुल कार्ट्स करते हैं, यानी कि ठेला लगाते हैं, नीचे ज़मीन पे कुछ लगा के बैठ जाते हैं, दुकान सी छोटी सी, या फिर ये दूसरों के घरों में काम करते हैं, लाइक कुक, वॉशरमैन, मेड्स की तरह ये लोग जाके काम करते हैं, छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ही करते हैं, ये अर्बन एरिया में जाके एक बस्ती में जाके सेटल हो जाते हैं। तो ये आज सारा हमने पढ़ लिया है भैया पुअर लोग है कौन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हाउ आर पुअर आइडेंटिफाई। अब हम पुअर को इंडिया में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो फुल ऑन इकोनॉमिक्स टर्म पे हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ी सी पॉवर्टी लाइन होती है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट जो पुअर पीपल जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाते हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड पुअर। बट देखो ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट एकदम से नहीं आया था, पहले स्टार्टिंग में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी दादा भाई नौरोजी जो
थे हमारे, जिन्होंने पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करी थी, उन्होंने एक जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का फॉर्मूला निकाला था टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। तो क्या थी ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग? इन्होंने जो जेल के कैदी होते हैं उसकी एवरेज कंजम्पशन वगैरह निकाल के एक जेल कॉस्ट निकाली थी कि जेल में जो इंसान रह रहा है उसका बेसिक कितना खर्चा होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इसका हम पुअर पीपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इतना भी नहीं कमा रहे जितना जेल का इंसान खा रहा है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। बट जो जेल होती है वहाँ पे सिर्फ कौन होते हैं? एडल्ट्स होते हैं। छोटे बच्चे जेल में नहीं होते हैं, ना चिल्ड्रन होते हैं, तो फिर उनका क्या किया जाए? तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला टाइप निकाला था। उस फॉर्मूला को आपको लर्न नहीं करना है, बट जो उस फॉर्मूला का आंसर है उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो लेट मी टेल यू उन्होंने क्या करा कि देखो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन होती है हमारी चिल्ड्रन की। 100% में से 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा फुल होता है उसमें से चिल्ड्रन है। उसमें से उन चिल्ड्रन पॉपुलेशन में से आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाते ही नहीं है, छोटे वाले जो होते हैं, और उसमें से आधे जो होते हैं वो अडल्ट का हाफ खाते हैं। तो वो कुछ उन्होंने कैलकुलेशन ये करके जो मैंने यहाँ लिखी है, उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला दैट एवरेज पॉवर्टी लाइन इज 3/4 ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर हमारे पास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका हम 3/4 कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज पॉवर्टी लाइन आ जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू 1 मार्कर्स इन योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आपको केस स्टडी आ रही है आपकी बारी, तो माइट बी पॉसिबल इसके ऊपर आपका कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन के आ जाए, एवरेज पॉवर्टी लाइन आपको निकालने को आ जाए, तो आपको बस 3/4 इंटू जो भी आपको दे रखी होगी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, 3/4 और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग आप करोगे तो आपकी एवरेज पॉवर्टी लाइन निकल कर आ जाएगी। तो माइट भी पॉसिबल केस स्टडी में तुम्हें ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आपको खुद से इसको कैलकुलेट करने को मिले। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके, ये लर्न करना है आपको। 3/4 ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग हम निकालेंगे तो वहाँ पे एवरेज पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने निकाला था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर। उसके बाद हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गई, जब अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी बहुत कोशिशें हुई पॉवर्टी लाइन को और पॉवर्टी के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो 3 कमीशंस बनी थी हमारी, याद कर लो 1 मार्कर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो थी हमारी, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, उसमें बना एक स्टडी ग्रुप। उन्होंने कहा गरीबों को ढूंढेंगे इंडिया के। नेक्स्ट 1979 के अंदर एक इतनी लंबी से नाम वाली ये बनी टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन ऑफ डिमांड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनी थी जिसने कैटेगराइज करा था पुअर्स को। फिर 1989 और 2005 पे एक एक्सपर्ट ग्रुप बना एंड उस एक्सपर्ट ग्रुप ने पुअर एंड नॉन पुअर को कैटेगराइज करा, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ होते हैं एब्सोल्यूट पुअर, आपको बताऊंगे एब्सोल्यूट पुअर्टी में, कुछ होते हैं वेरी पुअर, कुछ होते हैं नॉन पुअर। नॉन पुअर के भी डिफरेंट क्लासेज होती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच, मिलेनियर, बिलियनियर। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स एक्सपर्ट ग्रुप ने हमें निकाल कर दिए। नाउ वी विल कैटेगराइज द पॉवर्टी, ठीक है। तो कितने पुअर हैं हमारे यहाँ पे? फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर, एग्जाम में डेफिनेटली आपके ये आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कैटेगराइज द पुअर पीपल। तो फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर, सेकंड इज चर्निंग पुअर, थर्ड इज ओकेजनली पुअर एंड द फोर्थ इज नेवर पुअर। तो सबसे पहले क्रॉनिक पुअर क्या होते हैं? क्रॉनिक पुअर है, क्रॉनिक वर्ड समझो, क्रॉनिक डिजीज होती है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्रॉनिक वर्ड से हमें समझ में आ रहा है। तो क्रॉनिक पुअर आर द दोस्त जो हमेशा पुअर रहते हैं, ऑलवेज पुअर, एब्सोल्यूट पुअर भी इनको हम कह सकते हैं, या फिर दे आर यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर मतलब कि वैसे तो ये पुअर ही होते हैं, बट कभी कभी साल में इनको कुछ काम मिल जाता है सीजनल वर्कर वाला, तो इनका पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम इन्हें गरीब नहीं कहते हैं। तो दे आर कैजुअल वर्कर्स। तो क्रॉनिक पुअर में कौन आते हैं? ऑलवेज पुअर वाले और कैजुअल वर्कर्स। नेक्स्ट इज चर्निंग पुअर। चर्निंग आपने देखी, चर्निंग होती है तो चर्निंग एक कंसेप्ट हमने साइंस में पढ़ा था। तो चर्निंग पुअर वाले कौन होते हैं? हु बेसिकली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कभी ये गरीब हो जाते हैं और कभी ये गरीबी से बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं? दीज आर द स्मॉल फार्मर्स, यानी कि जब इन्हें काम मिलता है हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर तो इन पे पैसा आ जाता है, तो उन दिनों हम इन्हें गरीब नहीं कहते हैं, बट बेसिकली ये कभी कभी गरीब हो भी जाते हैं। एंड सीजनल वर्कर्स आपको पता है फार्म पे जब काम आता है कटाई के दिनों में, हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जब बोने का सीजन आता है, जब खेत बोने होते हैं, तो उस समय पे इनको काम मिल जाता है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्री एंड दे आर अनएम्प्लॉयड, सो दे आर पुअर इन दैट पीरियड, ठीक है। तो ये होते हैं चर्निंग पुअर। नो सम आर ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर मतलब ये रिच होते हैं बट बिकॉज ऑफ द बैड लक, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ बैड लक हो गया, कुछ किसी भी रीजंस की वजह से ये सडनली गरीब हो जाते हैं। इनको ट्रांजिएंट पुअर भी कहते हैं, यानी कि कोई अमीर था बट उसको साथ कुछ ब्लफ हो गया या उसने के साथ कुछ गलत काम हो गया तो वो गरीब हो गए, ठीक है। दीज आर ओकेजनली पुअर। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, नेवर पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं होते हैं। तो दीज आर द बेसिकली कैटेगराइजिंग आर पुअर पीपल। तो ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द पॉवर्टी लाइन। आई होप तुम्हें अभी ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मैं डायरेक्टली आपको पॉवर्टी लाइन समझाती
तो आपको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती जितनी आपको अब क्लियर होंगी। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अब हमने पुअर पीपल पढ़ लिया, जिनके घर पे खाना नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नहाने धोने की जगह नहीं, तो उनको हम पुअर कहते हैं। ठीक है, अब पॉवर्टी लाइन ने हमें बता दिया है दैट बेसिकली पैसों के बेसिस पे हम किसको पुअर कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। तो द पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं साइड होंगी, इसका स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज इंस्टाग्राम नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। क्या होती है पॉवर्टी लाइन? द लाइन which expresses per capita average monthly expenditure that is essentially required by the people to satisfy minimum needs। यानी कि ये एक लाइन है जो बता रही है कि एक महीने में इंसान को कितना खर्चा चाहिए। ठीक है, एक महीने का कितना खर्चा चाहिए। अगर वो इतना पैसे कमा रहा है तो हम उसे गरीब नहीं कहेंगे, अगर वो उतने पैसे भी नहीं कमा पा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बोला गया था। तो देखो ये बोला गया, अगर रूरल एरिया के अंदर अगर कोई 816 रुपये एक महीने में कमा रहा है, कितने? 816 रुपये अगर कोई एक महीने के कमा रहा है गांव के अंदर, तो वो गरीब नहीं है। अगर कोई 816 भी नहीं कमा पा रहा है, 800 रुपये से भी कम कमा रहा है, तब कहोगे उसे गरीब। ठीक है, और बात करी जाए अर्बन एरिया की, तो ये बोला गया अगर कोई 1000 रुपये पूरे महीने के, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे महीने में अगर कोई 1000 रुपये कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं कहेंगे हम। अगर 1000 से कम कमा रहा है तो हम उसे गरीब कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी पॉवर्टी लाइन का। एक इतना बड़ा सा हमारा ग्राफ है, आपने देखा है पूरा, और ये ऐसे मोटी सी पॉवर्टी लाइन बनी हुई है। तो इससे ऊपर के जो इससे ऊपर की कैटेगरी में लोग आते हैं, भी लोग आते हैं 1000 रुपये से ऊपर इन अर्बन एरिया एंड 816 से ऊपर इन रूरल एरिया। तो इससे भी अगर कोई कम कमाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये आपकी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन बेसिस। जैसे कि तुम बचपन में अपने दोस्तों के साथ बैठ के कंपैरिजन करते थे कि मेरे पापा इतने कमाते हैं, तेरे पापा इतने कमाते हैं, ठीक है, उस पर इतना पैसा, उस पर इतना पैसा है। तो ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। व्हेन एवर यू आर डूइंग अ कंपैरिजन, लाइक हम कहते हैं दैट ब्रिटेन इज़ रिच दैन इंडिया। ठीक है, हमें पता है ब्रिटेन डेवलप कंट्री, उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है इंडिया के मुताबिक। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग दैट इंडिया गरीब है, वी आर रिलेटिवली हम कंपैरिजन कर रहे हैं दैट रिलेटिवली इंडिया इज़ पुअर देन ब्रिटेन। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि जो राज है उसके पापा 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं और जो रिया है उसके फादर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, तो रिया इज़ रिलेटिवली पुअर देन राज। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो ओके, तो ये नहीं है कि असलियत में कोई गरीब है। 2 लाख रुपए कमाने वाला गरीब है क्या, या 1 लाख कमाने वाला गरीब है एक महीने के? नहीं, वो गरीब नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन। तो पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन और नेशन। जब हम 2 कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें, 2 रीजन का कंपैरिजन की, यूपी में और गुजरात का कंपैरिजन करें, तो वो हो गई रिलेटिव पॉवर्टी। या 2 लोगों का, जैसे मैंने राज और रिया का आपको कंपैरिजन करके बताया, दिस इज बेसिकली द रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वर्ड ही समझ में आ रहा है भैया, है पुअर, इन पर ठप्पा है पुअर का। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इस पॉवर्टी लाइन के पीछे जो भी लोग रहते हैं, ये चर्निंग पुअर और क्रॉनिक पुअर समझ लो आप, तो ये होते हैं बेसिकली आर पुअर पीपल एंड ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जी रहे होते हैं। अब हम इनको कैटेगराइज 2 तरीक़ों से करते हैं। एक वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब रूरल एरिया में रह रहे हैं 816 रुपये से कम कमा रहे हैं तो पुअर है, अर्बन एरिया में रह रहे हैं 1000 रुपये महीने से कम कमा रहे हैं तो दीज आर पुअर पीपल। कौन सा? ये मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हैं, ये इनटेक कितना कैलोरीज खाना खाते हैं हम, हर एक फूड आइटम की कैलोरीज होती है। तो फुल ऑन कैलोरी, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद ही ये निकला होगा, फुल ऑन कैलोरीज निकाली गई दैट अगर कोई इतनी कैलोरी से भी कम कंज्यूम करा है देन वी विल कॉल ही और शी अ पुअर। तो कैलोरीज का क्या मीटर है हमारा? अगर रूरल एरिया में कोई 2400 यानी कि 2400 कैलोरीज से भी कम कंजम्पशन कर रहा है एक दिन का, दिस इज पर डे। कंजम्पशन कितने का है? 1 मंथ का है। दिस इज पर डे मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन। अगर पर डे कोई 2400 कैलोरीज से भी रूरल एरिया में कम कंजम्पशन कर रहा है तो वो पुअर है। एंड अर्बन एरिया में अगर कोई 2100 कैलोरीज से भी कोई कम एक दिन में कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर है। बट देखो, अब आप सोचोगे कि रूरल एरिया में 2400 क्यों है, अर्बन एरिया में 2100 क्यों है? अर्बन एरिया के पैसे तो ज़्यादा थे, तो वो इसलिए क्योंकि रूरल एरिया के पीपल ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं।
तो यहाँ हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट खत्म हो गया है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैलकुलेट करने के दो मेजर्स है, मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैलोरी पर डे की देखी जाती है और जो कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा एक महीने का देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट भी खत्म हो गया है। नाउ लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो क्या है हमारी बेसिक डेफिनेशन पॉवर्टी की? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। और पॉवर्टी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द इनएबिलिटी टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, तो उसको कहते हैं पॉवर्टी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बता दी थी। बट गाइज, डू यू थिंक दैट कि जो 1000 रुपये महीना अर्बन एरिया में शहर में कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा? 1000 रुपये महीना क्या होता है 1000 रुपये के अंदर? एंड डू यू थिंक जो 816 रुपीज़ गाँव में कमा रहा है तो हम उसे गरीब नहीं कहेंगे? तो दिस इज़ द लिमिटेशन वी कैन से ऑफ अ पॉवर्टी लाइन। तो आगे भी बहुत काम हुए, बिकॉज पॉवर्टी खाली ये नहीं है कि खाना कितना खा रहे हैं। हमें अगर इंडिया को डेवलप करना है, अगर हमें देश को डेवलप करना है तो हमें लिटरेसी लेवल बढ़ाना है, हमें हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, तो बहुत चीज़ें करनी होती है। खाली ये कह देना कि अगर 1000 रुपये महीना कमाना सब लोग शुरू कर दे तो वो पुअर नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो उसके लिए आगे चल के इंडिया में और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स बने, जैसे कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, ही इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट भी बनाया था। अमर्त्य सेन एंड नोबेल लॉरेट, इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट्स निकाले पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एनसीईआरटी का कंसेप्ट है ये, 1 मार्कर में आपके आ सकता है। तो इन लोगों ने और हायर लेवल पे आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, बस इनका नाम आप याद रख लो। सेन इंडेक्स निकाला इन्होंने, अमर्त्य सेन नाम है ना इनका, तो सेन इंडेक्स निकला। पढ़ना नहीं है क्या है ये, बस आपको याद होना चाहिए। पॉवर्टी गैप इंडेक्स और स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये 3 चीज़ें निकाली जिससे हम और ज़्यादा पॉवर्टी को ध्यान से समझ सके, पॉवर्टी एंड पुअर पीपल को, दैट हाउ आर दे लिविंग। एजुकेशन वगैरह भी इसमें सब कुछ देखी जाएगी, नॉट ओनली द कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो इनमें ये आप स्टडी करोगे हायर लेवल पे अगर आप इकोनर्स लोगे तो। ओके, तो विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स इन इंडिया। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, द नंबर ऑफ पुअर। ओके, तो इसमें वी विल स्टडी द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। बहुत सारा इसमें डिटेल रेशियो दे रखा है आपको, दैट कितने से कितने ईयर में कितने थे हमारे पुअर पीपल एंड दे हैव डिक्लाइंड। ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन तो आया ही है, तो दैट इज नॉट एट इम्पॉर्टेंट। जो स्टेट्स इंपॉर्टेंट है आपको वो मैं यहाँ पे बताऊंगी, एंड द ओनली इंपॉर्टेंट मटीरियल दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस paragraph that I am telling you. Okay, so first is the number of poor is estimated as the proportion of people below poverty line. तो number of poor कौन है? जितने भी लोग below poverty line के नीचे रह रहे होते हैं, and इसको हम कहते हैं head count ratio. ठीक है, तो बहुत आसानी से उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, the number of people living below the poverty line. Okay, next is the official data of poverty is now made available by नीति आयोग. तो data of poverty कौन देता है? नीति आयोग देता है। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नाम हो गया नीति आयोग। 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट। It is estimated on the basis of consumption expenditure collected by NSSO. तो consumption expenditure के बेसिस पे कलेक्ट होता है ये, कैलोरी वाला नहीं, consumption expenditure के बेसिस पे इसको कलेक्ट किया जाता है NSSO ने। अब NSSO जो है उसका पहले नाम क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बट अब नेम चेंज हो गया, इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो दिस इज अ हाईलाइटेड पॉइंट, दिस कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम, 1 मार्कर में आ सकता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ NSSO? ओके, तो इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो अगर पॉवर्टी चार्ट्स की बात करें, येस देयर इज अ डिक्लाइन। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें और अब की बात करें, तो इंडिपेंडेंस से पहले और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस के बाद और अब में डिक्लाइन तो आया है, बट स्टिल अभी भी इंडिया में पॉवर्टी है, वी ऑल नो दैट। अब देखेंगे हम स्टेट्स के, तो ये मेन स्टेट्स के नेम आपको याद रखने हैं जो बहुत पुअर थी 1970s, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो दीज वर द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। एंड फिर इनमें से कुछ स्टेट्स थी जो पॉवर्टी में से बाहर निकली, वो 2 स्टेट्स कौन सी है? तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है यहाँ पे, बट ओडिशा, MP, बिहार, यूपी अभी भी पुअर जो कॉलम है उसी में आती है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और 2012 से पॉवर्टी रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया हमारा। ओके, तो विद दिस हमारा ये नंबर ऑफ 4 बहुत छोटा सा टॉपिक तक कंप्लीट हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गया, इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आंसर आपको इंस्टाग्राम नोट्स में मिल जाएगा। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन पर्पस नहीं है का, बट यू हैव टू जस्ट लर्न इट। ओके, तो प्रॉपर आपको स्टूडेंट लैंग्वेज का नोट मिल जाएगा, यू कैन लर्न इट। तो लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो क्या होते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? तो फर्स्ट इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इनइक्वालिटी होती है, यानी कि जो गरीब के घर में बच्चा पैदा होता
है वो स्कूल नहीं जा सकता, और अमीर के घर में या मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ वो स्कूल जाएगा, उसे एजुकेशन मिलेगी, वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। बट जो गरीब घर में बच्चे पैदा होते हैं उन्हें पता है कि उन्हें या तो ठेला लगाना है या उन्हें सड़क पे कुछ सामान देना, इधर दे हैव टू डिसाइड ऑन बेगिंग, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो ये इनइक्वालिटी फ्रॉम द बर्थ होती है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, सम पीपल आर सोशली एक्सक्लूडेड लाइक SCs एंड ST, तभी उन लोगों को क्या दिया गया है, रिजर्वेशन एंड कोटास दी गई है सो दैट दे कुड कम इन द मेन स्ट्रीम, दे कुड कम इन द फ्रंट लाइन एंड दे कुड गेट द रिजर्वेशन पॉलिसी का जो वो बेनिफिट है वो कंज्यूम कर सके एंड वो भी एक हायर लेवल पे आ सके, पॉवर्टी से बाहर निकल सके। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, बहुत बड़ा कॉज क्या है पॉवर्टी, लोगों पे यार जॉब ही नहीं है तो ऑब्वियसली पुअर ही होंगे। नेक्स्ट इज इनडेप्टनेस, इनडेप्टनेस क्या होता है, कर्जे में आ जाते हैं लोग बिकॉज ऑफ स्मॉल नीड्स। मान लो किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी गरीब इंसान के घर में, उसके पास हॉस्पिटल का खर्चा देने का पैसे नहीं है, उसने किसी मनी लेंडर से पैसे ले लिए, देन वो इनडेप्ट में आ गया। बट अगर जो गवर्नमेंट है उसने एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए होते, लाइक जहाँ पे ऑब्वियसली इलाज हो रहा होता है, ऐसा नहीं है, वी नो हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है, उसकी हालत क्या है, इट्स ओनली फॉर नेम सेक। बट अगर अच्छे तरीके से बने होते तो उस आदमी को इनडेप्टनेस में नहीं जाना पड़ता, उन्हें कर्जा ना लेना पड़ता अपनी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके इलाज के लिए, अगर एक अच्छा हेल्थ हॉस्पिटल होता है तो ऑन द गवर्नमेंट बेसिस। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से पॉवर्टी होती है। तो गवर्नमेंट को भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए सो दैट हेल्थ सेक्टर्स को ऐसा बनाओ, जैसे कि हॉस्पिटल ऐसे बनाओ जहाँ पे लोग जाएँ तो उनका काम हो जाए। नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इतनी अनइक्वल है, लाइक गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं एंड अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ओके, कई लोगों के पास 4 घर है, बंगलो है, गाड़ियाँ हैं लंबी लंबी, और कुछ ऐसे दे डोंट इवन हैव अ कच्चा हाउस। तो दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नाउ लेट्स सी सम मोर इकोनॉमिक जो टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यही हेल्थ सेक्टर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर नहीं है, अच्छे स्कूल बने होंगे तो गरीब का बच्चा भी जाके पढ़ेगा और तरक्की करेगा। लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, यानी कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं है, ठीक है। अब हम और फैक्टर्स पढ़ेंगे व्हाट कॉजेस पॉवर्टी के, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पढ़ेंगे, यानी प्री इंडिपेंडेंस से। इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत ऐसी बातें थी जिनकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही थी, वो क्या थी? फर्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने देखा कि कैसे जैसे ही ब्रिटिशर्स आए इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई नहीं, अपने यहाँ लगाई, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी। एंड इंडिया की जितनी इंडस्ट्रीज थी भी हैंडीक्राफ्ट और वाली, उनको भी इन्होंने बंद करवा दिया, एंड जो जिनकी इंडस्ट्री बंद हुई वो लोग गरीबी की तरफ चले गए। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, इंडिया के 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारा फूड आइटम आता था, जो फूड ग्रेन्स आते थे रॉ मटेरियल के लिए, ये लोग ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे। एंड एक ऐसा टाइम था जब मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द फैमिली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर 70% करने के बाद भी वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट, और हमारा एग्रीकल्चर से अच्छा प्रोड्यूस निकल के नहीं आता था। थर्ड इज ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ क्या? अब ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे सस्ते रेट पे, वी ऑल नो, एंड यहाँ पे आके फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे थे, एंड हमें ना ही एक्सपोर्ट का पैसा देते थे, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते थे दे वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, बट उसका पैसा तो वो पूरा ही चार्ज करते थे। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से क्या हो रहा था, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, सारा का सारा इंडिया की वेल्थ जा रही थी ब्रिटेन में। तो इस वजह से पॉवर्टी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या रीजन थे जिसकी वजह से पॉवर्टी है? तो फर्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, लैंड। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स गए इन्होंने लगाया था ज़मींदारी सिस्टम, तो इसकी वजह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर था। ज़मींदारी सिस्टम की वजह से कई लोगों पे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और कहीं पे इतने स्मॉल लैंड थे, और कहीं तो सिर्फ किराए वाले फार्मर्स थे जो वेजेस लेके किराए पे फार्मिंग करते थे। तो दिस वॉज द मेजर रीज़न जो इन्होंने लैंड होल्डिंग सिस्टम लगाया था, ज़मींदारी सिस्टम लगाया था। नेक्स्ट इज रैपिड पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ी दैट वी फेल इन द पॉवर्टी। नेक्स्ट इज इनडेप्टनेस, वही। थर्ड इज सोशल इंक्लूजन, वही SCs and STs वाला इसमें पॉइंट रिपीट हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया था। थर्ड इज फिफ्थ फीचर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, गवर्नमेंट फेल्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रीज लगी बट फिर भी सेकेंड 5 ईयर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट फिर भी इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हुई कि हर एक जो इंसान है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अर्बन पुअर की बात इसमें हम करते हैं। अर्बन पुअर मतलब जो शहरों में पुअर पीपल रहते हैं, उनको 2 से 3 महीने काम मिलता है, दे आर कैजुअल वर्कर्स, बाकी टाइम दे आर फ्री।
दे आर यूजलेस, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो पॉवर्टी में रहते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो डेफिनेटली वी कैन कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेज राइज होते हैं, तो जो नॉर्मल कैटेगरी का इंसान भी होता है वो भी गरीबी में चला जाता है। एंड द लास्ट इज लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो है, इसकी वजह से पॉवर्टी इज प्रेवलेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी थे। इसका जो डिटेल्ड आंसर है यू विल गेट इट एंड इवन आई विल पेस्ट द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन लर्न इट ईजिली। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी चैप्टर का एंड बेसिकली इट्स ओनली द लर्निंग पोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन। अब इंडिया के अंदर सरकार ने पॉवर्टी हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च करे, तो जो भी प्रोग्राम लॉन्च करे थे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में, बेसिकली हमने पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत कोशिशें करी थी। एंड जो गवर्नमेंट की अप्रोच है पॉवर्टी हटाने की, इट इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड। ये कहा गया कि इंडिया में ग्रोथ लाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे सो दैट हर एक के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रोथ होगी इंडिया में, तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वॉज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लगाए गए, जिनके बारे में हम 6-7 में कई बार लर्न कर चुके हैं। स्वयं जयंती स्वरोजगार योजना, ये सब जो योजना है अभी हमें दोबारा लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड द थर्ड वॉज टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल। थर्ड योजना में ये कहा गया कि ठीक है चलो एम्प्लॉयमेंट भी है एंड उसके बाद हमने स्कीम्स भी बना दी, दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल कई ऐसे पुअर होते हैं उनके पास बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, लाइक दे डोंट हैव फूड टू इट, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउस, या हाउस ही नहीं है, या सैनिटेशन नहीं है, वॉशरूम नहीं है, या फिर पानी नहीं है पीने को, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा वो नहीं संभाल सकते। तो ये कुछ बेसिक अमेनिटीज़ अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो जो पुअर पीपल है उनकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो ये 3 अप्रोच से गवर्नमेंट ने अपनी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करे। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग वाज, अगर हम ग्रोथ अप्रोच में लिखे, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में मेजर फोकस वाज ऑन इंडस्ट्री। देखो बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल करके लिखा जाता है तो इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन फोकस करा गया कि इंडस्ट्रीज लगाए सो दैट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। सेकंड थिंग वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, बट हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ इतना फायदा नहीं हुआ था। इनफैक्ट द रीजनल इम्बैलेंस वाज इंक्रीज्ड बट इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हम हो गए थे बट बहुत फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें नहीं हुआ था। थर्ड वाज पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से बढ़ गई जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो गई एंड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड में हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा आया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में 1970s में सबसे पहले बना फूड फॉर वर्क, बस इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया में जब ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लगाने की, इसकी भी 2 सोच के ऊपर ये लगाया गया। एक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा था वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये कहा गया देखो जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं या उनमें थोड़ी बहुत स्किल्स हैं तो उनको पैसा दे दिया जाएगा सो दैट दे कुड स्टार्टअप देयर स्मॉल शॉप, वो अपने पास से सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद कुछ कर सके। एंड द सेकंड वन वाज वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं, जिनको पैसे दे और वो तुम्हारे लिए काम करो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि तुम लोग खुद अपना बिजनेस टाइप कर रहा है कोई। तो 2 प्रोग्राम लगाए गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। किसमें? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी देने की कोशिश की गई, यानी कि लोन दिए जाएंगे। पहले फैमिलीज़ को दिया जाता था, इसमें भी एक ट्विस्ट आया बाद में। पहले फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को लोन दिया जाता था दैट वो कोई अपनी छोटी सी शॉप खोल ले गाँव के अंदर ही किसी भी चीज़ की, जैसे हमारे यहाँ पर होती हैं, छोटी सी कोई शॉप खोल ले, या फिर कोई अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसको स्किल सिखा दी जाए, वो अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिशियन शॉप खोल ले। कोई प्लम्बर है तो वो अपनी छोटी सी शॉप खोल ले सो दैट वो खुद अपना पैसा कमा सके अपने खर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले। बाद में जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने को बोला गया एंड फिर उनको लोन दिए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं यानी कि कुछ एक एरिया में कुछ जो लोग हैं वो आपस में अपना एक ग्रुप बना ले एंड वो फिर मिलकर जो लोन है उसको इशू करें। तो दिस वाज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इनको आपको डिटेल में लर्न करना है। ठीक है, तो दिस यू विल गेट NCERT में भी आपको मिल सकता है, आपके अपने क्लास टीचर के नोट्स होंगे उनमें से लर्न कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक फ्रॉम माई इंस्टाग्राम नोट्स, आराम से आपको ये सारे डिटेल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वॉज द वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो वही है, इसमें क्या है, ये अगस्त 2005 को 1 मार्कर आ गया है, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ
कि रूरल एरियाज़ में जो लोगों को स्किल्स नहीं है जिनके पास, एंड दे आर रेडी टू डू द वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो उनको 100 डेज़ की अनस्किल्ड जॉब यानी कि जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, रोड बनाने का काम है, डैम बनाने का काम है, ऐसे कामों के अंदर 100 डेज़ इन अ ईयर में गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो जिसको भी काम चाहिए वो जा सकता है इनके ऑफिस में एंड वो जॉब मांग सकता है। एंड अगर किसी को 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है नहीं मिलती तो उनको अलाउंस मिलता है, यानी कि उनको पैसा मिलता है उतने दिन, तो वो काम नहीं करेंगे फिर भी उन्हें पैसा मिलेगा। इसको कहते हैं मनरेगा। ठीक है, एंड इससे काफ़ी हेल्प मिली थी 2013 और 14 में जब एस्टिमेट्स लगाया गए तो 500 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकली थी बिकॉज ऑफ द मनरेगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड अप्रोच भी पढ़ लिया पॉवर्टी एलिवेशन की। एक थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक थी वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों को आपको लर्न करना है जैसे आप 7th 8th में लर्न करते थे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया में ही ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, दैट इंडिया में जो हमारी कंट्री है वहाँ पे स्टार्ट हुआ कि जो सेल्फ कंजम्पशन नीड है, सोशल कंजम्पशन नीड, यानी कि खाना और कपड़े और घर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल, ये सब चीज़ें अगर पुअर पीपल को प्रोवाइड कर दी जाए तो ऑब्वियस है वो पॉवर्टी से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पुअर कंजम्पशन सपोर्ट इसको बोला गया कि फूड ग्रेन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर ये चीज़ें पुअर पीपल को प्रोवाइड कर दी जाए थ्रू सब्सिडीज एंड थ्रू वेरियस मीन्स, तो वो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। डिफरेंट स्कीम्स बनी। लेट्स सी, एक है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राशन शॉप्स वाला। मिड डे मील प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए निकला था स्कूल में, दैट वो दोपहर में आराम से एक दिन का पेट भर के खाना खा सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। सड़क योजना ये है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई सो दैट उनके पास पैसा आएगा, दे कुड अफोर्ड देयर मिनिमम नीड्स। वाल्मीकि अंबेडकर विकास आवास योजना, इसमें क्या था, हाउसेज प्रोवाइड करे गए रूरल पुअर को एंड अर्बन पुअर को सो दैट उनके सर पे छत हो रहने के लिए। तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है इन सबको आपको लर्न करना है। ये सेपरेटली भी आ सकते हैं एग्जाम में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आई हैव पेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर ओनली। तो जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आंसर मैंने पेस्ट करा है उसमें से लर्न कर सकते हैं। तो तीनों अप्रोचेस हमने पढ़ लिए। ये जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्कर में आएगा, तो आपको बहुत ही डिटेल में नहीं, इन स्कीम्स के आपको नेम याद करने हैं। मेन फोकस एरिया क्या है कि गवर्नमेंट की किस टाइप की 3 अप्रोच थी, एक थी ग्रोथ ओरिएंटेड, एक थी पॉवर्टी एलिवेशन वाली और एक थी मिनिमम नीड्स देने वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पुअर पीपल की बात कर ली है। अब गवर्नमेंट को एक और कैटेगरी होती है जिनको सपोर्ट करना होता है, तो वो है एल्डर पुअर और वुमेन और विडोज। ठीक है, जो वुमेन है जिनके पास पैसा नहीं है, दे लिविंग अलोन, या फिर विडोज हो गई, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं एंड दे डोंट हैव एनीवन टू सपोर्ट देम, यानी कि उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनके लिए देयर आर वेरियस पेंशन स्कीम्स है। एंड जो एक मेन है उसका नाम क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये 1 मार्कर के लिए याद रखना, इट इज़ फॉर द एल्डर पुअर। ठीक है, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती है, जो अभी 2014 में लॉन्च हुई थी, नरेंद्र मोदी से बने थे उसके बाद, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें क्या हुआ था, सबको बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए थे। आपको पता होगा, अभी हमारे आंखों के सामने हुआ था ये। बैंक अकाउंट्स इसलिए खुलवाए गए दैट सो दैट जिनके पास बैंक अकाउंट होगा दे कैन डू द सेविंग्स, और गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज लगाएगी तो डायरेक्टली जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसा जा सके। एंड इसका एक और बेनिफिट मिला था, 1 लाख ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिला था। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उनको इंश्योरेंस के 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 30,000 हर एक को मिला था, और किसको, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं उनको, तो जिन्होंने अपने अकाउंट्स खुलवाए थे। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने इसको करवाया है। बाकी सब आप फॉर द 6 मार्क का क्वेश्चन यू कैन लर्न इट। ठीक है, तो विद दिस ऑलमोस्ट हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो आपका लास्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द स्कीम्स, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम योर बुक एंड उसका जो क्वेश्चन है यू कैन लर्न इट। एंड विद दिस हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज है चैप्टर में से, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर मैंने सब पढ़ाए हुए, वो जाके आप पढ़ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, इंस्टाग्राम से जाके आप नोट्स ले सकते हो, और मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर भी कराती हूँ। तो आप इस वीडियो का वेट करना, इंडियन इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट बाय सिमरन सहानी को चेक करते रहना। मैं बोर्ड पे आपको मॉडर्न क्वेश्चन कराऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन होंगे, तो जो इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं वो आराम से उन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।